वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। नाम तो अब मेरे ख्याल से पता चल ही गया होगा। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक। आई एम रियली हैप्पी, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है मुझे आप लोगों से कि सर हमें समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, पढ़ाते रहो। हाँ, पीछे कुछ टाइम मैंने कोशिश की थी ऑन पेपर एंड पेन के संग कोशिश की थी, शायद उसमें कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन सुधारूंगा। उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। हर तरीके से आपको पढ़ाना आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग के अंदर, कोचिंग नहीं बोलूँगा, पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, ऑनलाइन डिस्कशंस के अंदर हमें ज़रूरी है समझना कि बच्चों को कैसे समझ आ रहा है। तो वापस आ गया हूँ बोर्ड पे, तो जैसा हूँ आपके सामने आपको पढ़ाने के लिए। तो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक कॉल्ड टाइम सीरीज़। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोरिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर नंबर कट ही नहीं सकते आपके। क्यों नहीं कट सकते? क्योंकि सब कुछ तो आपका आता होगा। तो पहली बात अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इस टॉपिक के बारे में कि ये टाइम सीरीज़ होता क्या है। बहुत सिंपल छोटे से नोट्स बनाए हुए मैंने अपने हाथ से, उसकी को पढ़ लेता हूँ सिर्फ। देखो, टाइम सीरीज़ का मतलब है, क्लियर होता है कि टाइम सीरीज इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट यू हैव टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। समझ में आ गया कि पीछे हुए जितने भी काम हैं उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। किस बारे में? इस बारे में कि सेल्स कितनी होगी, प्रोडक्शन कितनी होगी, या हमें कितनी मैन पावर और हायर होगी, कितने ऑर्डर मिलेंगे, कितने टेंडर मिलेंगे। इस तरह से आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हो। नॉर्मली कंपनीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में छोटी सी बात लिखी हुई है। नंबर 1, इट इज़ अबाउट फ्यूचर प्रोडिक्शन, मे बी फॉर डिमांड, प्रोडक्शन, शेयर प्राइस, स्टॉक प्राइस अप डाउन चलते हैं, उसके आगे मूवमेंट कैसे हो सकती है वो हम चेक कर सकते हैं टाइम सीरीज़ के थ्रू। अ वेरिएबल स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ही वेरिएबल को आपको कंटिन्यूसली स्टडी करना पड़ेगा। जैसे डिमांड स्टडी करो तो डिमांड को स्टडी करना पड़ेगा, सप्लाई स्टडी करो सप्लाई को स्टडी करना पड़ेगा, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। मतलब देयर इज गोइंग टू बी वन वेरिएबल। इसको अभी से समझा रहा हूँ, उसको बोलूँगा मैं वाई। वाई क्यों बोलूँगा बाद में बताऊँगा। वाई सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज टू बी मेंटेन्ड। आपको एक वैल्यू के सीक्वेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा। 2001 में कितनी, 2 में कितनी, 3 में कितनी, 4 में कितनी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट कैन बी फॉर लास्ट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स। इट कैन बी सो ऑन। इट कैन बी डन फॉर मंथली, क्वार्टरली और ईयरली प्रोडक्शन। या मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मैं सोचना कि आप ये नोट्स भी दे दो, ये नोट्स कुछ नहीं है, हाथ से लिख रखे हैं ऐसे। इट कैन बी डन फॉर ईयरली GDP, सेल्स, वेजिटेबल प्राइसेस, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स कि आज कितने पे क्लोज होगा शेयर, आज क्या चांसेस हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ज़्यादा पता होता है। आवरली टेम्परेचर कितना है बाहर का अंदर का। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम सीरीज। अब इसको आप सुनना जरा, ठीक है, एक सेकंड। सॉरी, वायर थोड़ा फंस गया था। नाउ व्हाट इज टाइम सीरीज, इसको मैं लिख दूं? लिखते हैं चलो। अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एक्सेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और क्रोनोलॉजिकल चेंजेस, छोटी मोटी गलतियां माफ कर देना, इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ये मैं इसलिए जानबूझ के लिख रहा हूं आपके सामने ताकि आपको समझ आए मैं कहाँ का अंडरलाइन कर रहा हूं। अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, एक्सेस, क्रोनोलॉजिकल चेंजेस। क्रोनोलॉजिकल चेंजेस मतलब होता है बैक टू बैक, कितने चेंजेस हो रहे हैं। इन द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल इन द पास्ट, so that reliable prediction, reliable मतलब जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, prediction can be made about future value। मतलब क्या है, आपने पिछले जो एक क्रम में जो आपका सीक्वेंस में काम चल रहा है पूरा का पूरा, जो डाटा है आपके पास, उसको इस तरह से स्टडी करना है, उसको समझना है, उसको एनालाइज करना है, उसको देखना है क्रोनोलॉजिकल चेंजेस में इन दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इट कैन बी डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, GDP, एनीथिंग, सो दैट रिलायबल, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। प्रेडिक्शन कैन बी मेड, प्रेडिक्शंस आर फॉर फ्यूचर। प्रेडिक्शन गारंटी नहीं होगा ही होगा, लेकिन प्रेडिक्शन कर सकते हैं हम। नहीं करोगे तो उसके बिना हम प्लानिंग नहीं कर पाते।
नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, ये आपको समझ आ गया होगा, डेफिनेशन क्लियर है कि इन सबको करने के बाद फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द यूज ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, इसको मैं हटा सकता हूँ विद योर परमिशन। 1 2 3 4 5 ये सब गिवन है बुक में, नो नीड टू वरी। अगर आपको उतारना है यहाँ से उतार लो, मेरे पास स्पेशल नोट्स नहीं है कुछ, तो नो नीड टू थिंक अबाउट कि सर को स्पेशल नोट्स भेज दो, अभी कोई स्पेशल नहीं है यार, सब कुछ आप जैसे ही हूँ, मैं पढ़ने लिखने में बड़ा डफर हूँ मैं। कॉम्पोनेंट्स, अब इसको समझना सिर्फ कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से, इसका कोई करना नहीं है हमने पेपर में। हाँ, अगर आप बहुत हाई लेवल की स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो आपको मुझसे ज़्यादा आता होगा। कॉम्पोनेंट्स क्या होता है टाइम सीरीज में? नंबर 1 T, नंबर 2 S, नंबर 3 शायद C होता है, C, नंबर 4 I। ठीक है, खत्म, कंपोनेंट्स खत्म हो गए। कंपोनेंट ऐसे खत्म नहीं होते। टी का मतलब होता है हमारे लिए होता है सेक्युलर ट्रेंड। अब सेक्युलर ट्रेंड का मतलब क्या होता है? सेक्युलर ट्रेंड हमेशा लॉन्ग टर्म में देखा जाता है, लॉन्ग टर्म, इट इज नेवर अ शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म में होता है, या तो ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि जो ट्रेंड होता है ना वो हमेशा अपवर्ड ट्रेंड होता है या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, ये नहीं जिगजैग ईसीजी कर्व नहीं चलता नॉर्मली है। नॉर्मली लॉन्ग टर्म में देखोगे तो या तो अपवर्ड डाउन ट्रेंड जाएगा या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा। सो इट इज टेकिंग इनटू फैक्टर सम फैक्टर एज कांस्टेंट फैक्टर्स, कि हाँ इसमें चेंजेस नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल, प्राइस चेंज नहीं होता तो क्या डिमांड बढ़ती रहेगी? प्राइस कम नहीं होता तो क्या सप्लाई कम होती रहेगी या बढ़ती रहेगी? इट इज गोइंग टू बी टेकिंग वन फैक्टर एज ए कांस्टेंट। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय सीजनल, साइक्लिकल, इरेगुलर वेरिएबल्स। मैंने क्या क्या बोला? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेगुलर वेरिएशंस। ये 3 नाम बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ इसको देखना है, बाकी तीनों को हमें कांस्टेंट कर देते हैं हम लोग। ये 3 क्या बोले नाम, मैं दोबारा बोलता हूँ, वही नाम आपके सामने आएंगे। 1 इज सीजनल वेरिएशन, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्शन है, डिमांड है, वो सीजनल चलती है। अब काइट्स कब खरीदोगे? जब काइट का मौसम आएगा। क्रैकर कब खरीदोगे? जब बम पटाखे का मौसम आएगा। दिए कब खरीदोगे? जब आपके पास ईद दिवाली कुछ आएगा। तो इस तरह से क्या है, आपके पास सीजनल वेरिएशंस होते हैं, दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। सेक्युलर ट्रेंड में इन सबको हम कांस्टेंट मानते हैं कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सी इज साइक्लिकल। अब साइक्लिकल आप में से कई स्टूडेंट्स को पता होगा, शायद नहीं पता होगा। इट इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बिजनेस साइकिल। अभी मैं समझाने के लिए एक ग्राफ लाता हूँ छोटा सा। बिजनेस साइकिल कैसे होती है? बिजनेस साइकिल में क्या होता है, कभी कभी अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, अप डाउन, ये चलता रहता है। मतलब रिकवरी रिसेशन, रिकवरी रिसेशन, रिकवरी रिसेशन, बूम ट्रो, बूम ट्रो, बूम ट्रो, रिकवरी रिसेशन, रिकवरी रिसेशन। मतलब बढ़ते है बिजनेस साइकिल, क्या है, अप डाउन चलती रहती है। तो दैट इज अबाउट साइक्लिकल वेरिएशन इज ओवर लॉन्ग टर्म। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में देखेंगे। It has 4 phases: prosperity, recession, depression, recovery। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, prosperity, recession, depression, recovery। तो ये है prosperity phase और ये है depression phase, ये है recovery और ये है recession या depression। तो बढ़ना उतरना ये साइक्लिकल चलता रहता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर लास्ट पार्ट आता है हमारे जो कंपोनेंट में, दैट इज इरेगुलर। इरेगुलर वेरिएशंस। अब इसका एग्जाम्पल तो दोस्तों आज आपके सामने बिल्कुल जीता जागता सबूत है, कोरोना। किसने सोचा कि कोरोना ये आएगा और सारी दुकानें के सेल ख़त्म हो जाएगी। आज सुबह सुबह आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड टू सी कि हमारे देश में सरकारी टीचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, जिनको बुला के लेक्चर लिए जाते थे उनसे, और वो बेचारे साइंस के टीचर्स, फिजिक्स के टीचर हैं, उनके पास काम नहीं है क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम करते थे। और आज कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पार्ट टाइम में कुछ काम कर रहे हैं, ट्यूशन्स नहीं पढ़ा रहे, घर तो जान सकते किसी के भी। अल्टीमेटली दे आर डूइंग समथिंग फॉर द लाइवलीहुड, और दैट इज एक्चुअली वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बिकॉज ऑफ इरेगुलर वेरिएशंस। तो ये सब चीज़ जैसे अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटीज़, फ्लड, ऐसी सुनामी आ गया, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। हमें ये सब क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। तो ये सब चीज़ें हमारे पास दिमाग में रख के हमारे कंपोनेंट बनते हैं
TSCI मतलब सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशन, जिसके कारण हमारा टाइम सीरीज इफेक्ट हो सकता है। ऑलराइट, इसको नोट करो एक बार। तो दोस्तों ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपको इसका कुछ नहीं करना फिलहाल। अगर आप 11th कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आपको इसका कुछ नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनके बेसिस के ऊपर हम जो टाइम सीरीज के अंदर ट्रेंड निकालते हैं फॉर एनी वैल्यू, दैट बिकम्स T मल्टीप्लाई S मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई I, या लिख देते हैं और T प्लस S प्लस C प्लस I। मैं इसको डिटेल में एलैबोरेट नहीं कर रहा, आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं। पहला जो मेजर होता है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, और दूसरा होता है एडिटिव, जिसके अंदर हम सारे जितने भी हमारे पास जो हमारे कंपोनेंट है इन सब का जो रिजल्ट आ रहा है सबको ऐड कर दोगे तो एडिटिव, ऐड मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बच्चों के कुछ बच्चों के MCQ एग्जाम आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और उस समय वो कंफ्यूज होते हैं। फॉर्मूला लिखा है मल्टीप्लिकेटिव का, आंसर मांग रहा है एडिटिव का, आपका तो समझ नहीं आया क्या लिखना है। तो याद रखना, अगर ऐड हो रहा है तो एडिटिव मॉडल है, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं आते करने के लिए। हाँ, अगर आप हाई लेवल पे कुछ स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं तो आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसके नहीं आते। आपको सिर्फ इतना समझना है 11th में थियोरेटिकली आपको क्लियर होना चाहिए, बीकॉम में थियोरेटिकली क्लियर होना चाहिए, ये इसका पता होना चाहिए बिकॉज कुछ बच्चों के MCQ आने वाले हैं, ओपन बुक टेस्ट होंगे तो पता होना चाहिए। और उसके बाद एग्जाम में क्या करना है, दैट इज अबाउट मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग टाइम सीरीज। हम टाइम सीरीज को कैसे मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड। बेसिकली हमें सारा का सारा फोकस यहाँ रखना होता है कि सेक्युलर ट्रेंड को हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। अब सेक्युलर ट्रेंड क्यों बोला, हमने कहा पहला कंपोनेंट सेक्युलर ट्रेंड होता है, नॉर्मली हम उसी को हम स्टडी करते हैं टाइम सीरीज के अंदर। हमारे पास 3 तरह के मेथड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके किसी भी चीज़ का टाइम सीरीज के थ्रू हम ट्रेंड निकालते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड? आज हमने कहा कि हमें डाटा गिवन है पिछले 10 साल का, और मैं उस डाटा के बेस पे जानना चाहता हूँ कि आगे क्या होगा, ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं उसके अंदर। ये थोड़ा घर में काम करने के ढप चलते रहेंगे, नो नीड टू वरी, डरना मत कि कोई भूचाल नहीं आ रहा। अब जब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रेंड निकालना है, ट्रेंड का मतलब क्या है कि ये ट्रेंड चल क्या रहा है हर साल का। जैसे मैं पढ़ाई में बड़ा फिसदी था, मतलब बहुत बेकार था पढ़ाई में, तो मेरे माँ बाप को पता था कि ये लड़का पढ़ाई करेगा नहीं, लेकिन भगवान ने शायद कुछ और सोचा था कि जो जितना नहीं पढ़ता बाद में उतना ही पढ़ाना पड़ता है उसको शायद। ठीक है, तो अभी अल्टीमेटली रूल क्या है? रूल ये है अंडरस्टैंडिंग का कि अगर मैं बात करता हूँ कि पिछले 5 साल में मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है, तो देयर आर 3 मेथड विच आई कैन यूज। वन इज ग्राफिकल मेथड या फ्री हैंड, या मूविंग एवरेज मेथड, दूसरा या लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ये मेथड मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, लीस्ट स्क्वायर ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास में 2 मेथड खत्म कर देंगे हम, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ग्राफिकल मेथड में आपने करना है क्या दोस्तों, आपने जो डाटा आपको गिवन होगा, सपोज पिछले 10 साल का डाटा गिवन है यहाँ पे, और ये y कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैंने जो क्वेश्चन मैंने कर रखा है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से कर रखा है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डिमांड, सप्लाई, सेल्स, प्रोडक्शन, एनीथिंग इट कैन बी। नाउ बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर पार्ट आपको क्या समझने की जरूरत है इसके अंदर, आपने इस ग्राफिकल मेथड के थ्रू, फर्स्ट मेथड के थ्रू आपको ग्राफ मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो भी आपने 2 x एंड y प्लॉट करने हैं। ये 0, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। मैं y इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन में भी गलती ना हो जाए। इस डाटा को आपने यहाँ पे लिखना है और ये डाटा आपका नीचे जाएगा। यहाँ पे आपको सारा टाइम डालना है और यहाँ पे वो वेरिएबल जिसको आपने स्टडी करना है, मतलब वो y वेरिएबल। अब आपने करना कुछ नहीं है, इन सारे डाटा को यहाँ प्लॉट करना है। प्लॉट करना आपको आता है, आपने कहा 99, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
आपने 10 साल का डाटा डाल दिया, 1999 से शुरू करके 2000 तक का 2008 तक का डाल दिया। अब आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ प्लॉट करना है। तो 19, 20, 17 ऐसे करके है ना, तो सीधा सीधा ऐसे कर लेते हैं। 10, 5, थोड़ा ज़्यादा गैप लेते हैं, 5, 10, 15, 20। अभी मैं रफली प्लॉट कर रहा हूँ, ये जो मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ सोच के चलना कि मैंने गलत ही किया है। अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। जब आप एक ड्राफ्ट कर लेते हो ना, प्लॉट कर लेते हो, जब आप कुछ भी वैल्यूज प्लॉट कर लोगे तो आपका चार्ट कुछ इस तरह का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इट कैन बी एनी। ये रॉन्ग है, मतलब मैंने इसको देख के नहीं बनाया, ये रफली बना रहा हूँ। अब आपने फ्री हैंड से क्या करना है, हर चीज़ के बीच में से एक सेंटर लाइन निकालनी है। इसको थोड़ा सा ढंग से कर लेते हैं। आपने सेंटर लाइन निकालनी है एक ट्रेंड की, बस फ्री हैंड, आपने कुछ नहीं करना। ये आपकी वैल्यू है, ये आपका ट्रेंड लाइन है, बस आपने कुछ नहीं करना। इतना करके आपने पेपर को छोड़ देना है। आपने फ्री हैंड से एक लाइन खींच देनी है बस, वो भी सेंटर से निकालते हुए, टच करती हुई। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर मैंने इस तरह से ट्रेंड निकाल रहा हूँ एक लाइन का, तो उसकी कितनी रिलायबिलिटी होगी। डेफिनेटली उसकी रिलायबिलिटी बाकी मेथड के मुकाबले कम हो जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती। ये है हमारा फर्स्ट मेथड। इसमें कुछ नहीं करना, आपने से डाटा को प्लॉट करना है। आपको प्लॉटिंग करनी आती है। अगर आपको प्लॉटिंग नहीं करनी आती तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखना, फिर एक छोटी सी क्लास लूँगा कि डाटा को प्लॉट कैसे करते हैं। वैसे आप बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, आपको 11th भी कर रहे हो, तो आपने डाटा एक ग्राफ में कैसी वैल्यू पुट करनी आपको आती है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको आती है, मैंने गलत बनाया है, इसको देख के नहीं बनाया, मैंने जर्नल बना दिया। तो आपने जब डाटा प्लॉट कर लिया तो उसके बाद एक जर्नल लाइन खींच दो, उसके बीच में सेंटर में से लाइन खींच दो, आपकी ट्रेंड लाइन, उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। पहला मेथड यही है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड मेथड पे आता हूँ। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के। नेक्स्ट मेथड इज ओवर मूविंग एवरेज। देखो अब फर्क समझो, जितने स्टूडेंट हमारे 11th में वो ज़रूर समझना, और बीकॉम के बच्चे रिफ्रेश कर लेना। अगर उनको आता है तो थैंक यू बोल देना कि सर हमने कंफर्म कर लिया, आप सही पढ़ा रहे हो। एक होता है एवरेज। एवरेज का मतलब है 5 साल का डाटा गिवन है, 1 2 3 4 5 प्लस किया, डिवाइड बाई 5 किया, आंसर आ गया। एक होता है मूविंग एवरेज, हर 5 साल का, पहले 5 साल, अगले 5 साल, अगले 5 साल, अगले 5 साल, अगले 5 साल। 3 साल का भी हो सकता है, 3 साल, अगले 3 साल, अगले 3 साल, अगले 3 साल, अगले 3 साल। 2 साल का भी हो सकता है, 2 साल, फिर अगले 2 साल, फिर अगले 2 साल, अगले 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 2 साल, मूविंग। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं। अब वो गलती आपने नहीं करनी है, इसलिए मैं डाटा थोड़ा बड़ा लेकर आया हूँ। मैं डाटा लेकर आया हूँ आपके लिए 5 साल का। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फाइंड आउट द ट्रेंड फॉर 5 ईयर्स मूविंग एवरेज। क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको कैसे निकालना है, 5 साल का मूविंग एवरेज निकालना है, 4 साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है, 10 साल का निकालना है। 10 साल का तो कोई नहीं देता, 5 साल का इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए बस आपको। अब इसको कैसे करना है, 5 साल का एवरेज कैसे निकालना है। देखो क्या करना है, आपने ईयर ले रखा है, वेरिएबल है, 2 कॉलम और बनाओ बस। पहला कॉलम निकालो टोटल, कैसे, 5 ईयर टोटल, लेकिन 5 ईयर को बोलेंगे मूविंग टोटल। और दूसरा निकालो एवरेज 5 ईयर्स की। अब कैसे करना है इसको प्लीज़ समझना ढंग से, क्योंकि यहाँ पे गलती स्टूडेंट शुरू में कर देते हैं, जहाँ गलती हो गई फंस गए वहीं पे आप। आपके पास डाटा गिवन है 1 2 3 4 5 साल, इन सबको ऐड करो। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले इन 5 को ऐड करो। तो 5 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फिगर आएगी 91.7। तो उसको बोलते हैं 5 ईयर का टोटल। कहाँ लिखना है, इसको लिखना है मिडल में, 2 ऊपर छोड़ो 2 नीचे, 5 साल के सामने, तो तीसरे के सामने लिख दो 91.7। कहाँ से आया, पहले 5 को हमने ऐड कर दिया। अब क्या करो, पहले को दबा दो और अगले 5 को ऐड करो, 1 2 3 4 5, और इनका टोटल कहाँ पे आएगा, सेंटर पॉइंट के पास। इनका 5 का टोटल आएगा 90.2। अब क्या करो, दोनों को छोड़ दो, पहले 2 को छोड़ के अगले 5 का, 1 2 3 4 5। आई होप माई फिंगर्स आर क्लियर टू यू। 1 2 3 4 5, और टोटलिंग कहाँ लिखेंगे, थर्ड के सामने लिख दो, जो सेंटर पॉइंट के सामने, 87.6।
अब क्या करो, 3 छोड़ दो, बाकी 5, 1 2 3 4 5, इन पांचों को ऐड करो और मिडिल के सामने लिख दो, दैट विल कम 87.1। फिर 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 वैल्यू खत्म हो गई, 4 छोड़ दो, अब 5, 1 2 3 4 5, अब पांचों को ऐड करो और 18.3 के सामने लिख दो 92.4। सबको ऐड कर रहा हूं, कुछ और नहीं कर रहा। अब फिर से 5 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 छोड़े, अब 1 2 3 4 5 टोटल किया और 17.3 के सामने लिख दिया 94.1। क्या किया मैंने, सिर्फ टोटल किया। अब इसके बाद देखो क्या 5 है हमारे पास, अब 1 2 3 4 है, तो 5 तो है नहीं, तो 5 का टोटल नहीं हो सकता, तो यहाँ छूट जाएगा। पहले 2 का नहीं हो सकता, तो मतलब हमने ये 2 वैल्यू कंसीडर नहीं करी और ये लास्ट की 3 वैल्यू कंसीडर नहीं करी, 2 वैल्यू हमने लास्ट की कंसीडर नहीं करी। अब ट्रेंड कैसे निकलेगा, ट्रेंड निकलेगा इनकी एवरेज निकाल के। एवरेज कितने साल का है, 5 साल का, तो हर वैल्यू को 5 से डिवाइड करते चले जाओ, तो 91.7 डिवाइडेड बाय 5, 90.2 डिवाइडेड बाय 5, 87.6 डिवाइडेड बाय 5, 87.1 डिवाइडेड बाय 5, 92.4 डिवाइडेड बाय 5, 94.1 डिवाइडेड बाय 5। इन सबको जब वैल्यू करेंगे हम तो वैल्यू आएगी हमारी, थोड़ा सा टोटल के लिए जगह ले लूँ दोबारा से, ये आएगी 18.34, 18.04, 17.52, 17.42, 18.48 एंड 18.82। बस ये आपका ट्रेंड है। अब आपने यूज कैसे करना है इसको, फिर से वही ये चीज करनी है, आपने ग्राफ बनाना है। 10 साल का ग्राफ हो जाएगा आपके पास, 5 10 15 20, वैल्यू को प्लॉट करो, इस वैल्यू को प्लॉट करो पूरे में, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है आपने प्लॉट किया इसको, और अब इन पॉइंट्स को 5 10 15 20 ऐसे ले लेते हैं। 18.34 पहले के साथ मतलब कहाँ आएगा ये, 2001 के सामने, तो 1999 2000 2001, तो इसके सामने 91.7, तो करीबन यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे की वैल्यू 18.34, तो 18.34 यहाँ पे आ गया, 18.04 इसके सामने आ गया, तो यहाँ पे आ गया। ऐसे करके आप एक ग्राफ बनाएंगे और आपने इन वैल्यूज को, जो ट्रेंड है आपका, इन वैल्यूज को आपने प्लॉट करके एक ट्रेंड लाइन खींचनी है। दिस इज माय ट्रेंड लाइन। याद रहेगा दोस्तों, यहां इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि हमने 5 साल का ट्रेंड निकाला है। प्लीज याद रखना ये 5 साल का है। अगर 4 साल का होता तो क्या करते हम, 1 2 3 4, अच्छा इसको हटा दूं मैं, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर ये 4 साल का ट्रेंड होता तो आपने क्या करना होता है, 1 2 3 4 और वैल्यू कहाँ पुट करते, सेकंड और थर्ड के बीच में। अगली वैल्यू के लिए 1 2 3 4 वैल्यू कहाँ होती है, यहाँ पे, अगली वैल्यू यहाँ पे, अगली वैल्यू यहाँ। अगर यहाँ पे 4 होता तो, लेकिन नहीं है तो छूट जाएगा वो। मूविंग एवरेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ ना कुछ ईयर्स हमारे ट्रेंड में छूट जाते हैं, हम उनको ट्रेंड में ले ही नहीं पाते। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ मूविंग एवरेज एंड ग्राफिकल ऑल्सो। ग्राफिकल तो खैर सबसे बड़ा लिमिटेशन है, हाथ से कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन मूविंग एवरेज में क्या ट्रेंड से ही निकल रहा है, लेकिन कुछ सालों का निकलेगा। जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक ट्रेंड आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में देखोगे तो 1 2 कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और बाद में 4 इयर्स का कैसे करना है, डिवाइड बाय 4 कर दो। उसको और भी छोटा करना है तो आप कुछ नहीं करो, उसको डिवाइड बाय 2 इसको करके दोनों को ऐड कर लो, फिर डिवाइड बाय 4 कर दो, जो आपकी इच्छा करे। मतलब डिवाइड बाय 4 डायरेक्ट भी कर सकते हो और अलग से भी कर सकते हो। दैट विल डिपेंड अपॉन, आप जितने इलस्ट्रेशन करोगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे किया गया है। मेन पॉइंट ये होता है आपको ये समझ आना चाहिए कि मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं। पहला
पहले 4 लो, फिर पहला छोड़ के अगले 4 लो, फिर 2 छोड़ के अगले 4 लो, फिर 3 छोड़ के अगले 4 लो। अगर लास्ट में 4 नहीं हो पा रहे तो उसको छोड़ दो, इग्नोर कर देना, उसको लेना मत। और वैल्यू कहाँ पे रखनी है? हमेशा सेंटर में रखनी है। सेंटर मतलब अगर ये 5 होता है तो तीसरे के सामने, फिर अगले के सामने। अगर 4 है तो 2 और 3 के बीच में, ऐसे वैल्यूज़। बाकी प्लॉटिंग आपको समझ आ गई है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो किया है दैट इज़ अबाउट टाइम सीरीज एनालिसिस, जहाँ पे हमने इसके कंपोनेंट समझे, इसकी इंपॉर्टेंस समझी, क्यों रिक्वायरमेंट है, इसकी डेफिनेशन मीनिंग समझा आपने, और 2 मेथड सीखे, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा मूविंग एवरेज मेथड। नेक्स्ट क्लास में जो कि बहुत जल्दी आ जाएगी आपके पास, हम करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड लीस्ट नाम वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन उसी के आते हैं। बिकॉज जितनी भी लिमिटेशन हमारी ग्राफिकल मेथड या मूविंग एवरेज में होती है वो सारी की सारी लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है लीस्ट स्क्वायर को यूज़ करने के बाद। तो आज की क्लास यहाँ पे मेरी ख़त्म होती है। और प्लीज़ जाने से पहले अगर आपको समझ आ गया है तो थम्स अप दबा दो। थम्स अप से लगता है कि हाँ आपने किया है। थम्स अप मुझे कौन सा घर पे थम्स अप मिल जाएगी आके? नहीं मिलेगी ना। सिर्फ इतना होता है कि टीचर को पता चल जाता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आपको ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत ना पड़े। कई बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं आज की डेट में, सर आप तो बहुत कमाई कर रहे होंगे, यार तुम यूट्यूबर बन जाओ, पता चल जाएगा। ठीक है मेरा पर्पज़ कुछ और है पढ़ाने का। 20-25 साल हो गए पढ़ाते हुए, भगवान के दया से बहुत कुछ है मेरे पास, टेंशन नहीं है। तो अब पर्पजली कुछ काम कर रहा हूँ कि ठीक है मुझे जितना आता है मैं आपको देता चला जाऊँ। तो जितना मुझे आता है मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ इस टारगेट के साथ कि आपको समझ आ जाए और आप दूसरों को शेयर करते चले जाओ। ठीक है, तो प्लीज़ हिट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो अगले लेक्चर के लिए, और दोस्तों को शेयर करते चले जाओ। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप हो, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको फॉरवर्ड करते चले जाओ। आज आपके काम आएगा, कल किसी और के काम आएगा। स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, बिजनेस लॉ, ये सब कॉमन रहेगा अगले कई सालों तक। तो प्लीज़ शेयर करने में झिझको मत। ये सोच के चलो कि आप घर बैठ के पढ़ रहे हो तो किसी और को भी हक है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।